हेलो बच्चों, कैसे हो सब बच्चों। आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, दैट इज व्हाट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12 के फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जो कि डील करता है, हैंडल करता है या बात करता है चार्ज की उस सिचुएशन के बारे में जिस सिचुएशन में चार्ज रेस्ट में रहता है। चार्ज जब मूव नहीं करता, सिर्फ रेस्ट में रहता है, तो कितने सारे फिनोमेना दिखाता है, कितने सारे इफेक्ट दिखाता है, बहुत कुछ करता है वो, बहुत सारे चमत्कार दिखाता है। ये चार्ज के रेस्ट की हालत में इतना कुछ होता है कि उसे पढ़ने के लिए, उसे समझने के लिए फिजिक्स में एक चैप्टर नहीं बल्कि एक ब्रांच बनाया गया। अब सोचो जरा, जब चार्ज मूव करेगा तो फिर क्या क्या इफेक्ट दिखाएगा, क्या क्या फिनोमेना दिखाएगा, क्या क्या चमत्कार दिखाएगा। और जब चार्ज ऑसिलेट करना शुरू करेगा, मतलब जब उसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो फिर चार्ज क्या करेगा, बहुत बड़ा बवाल करेगा। तो इसलिए चार्ज के बारे में जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा अहम अहम बात है, क्योंकि चार्ज ही सब कुछ कर रहा है। तो चार्ज क्या होता है पहले से देख लेते हैं। चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। चार्ज मटेरियल का या बॉडी का या किसी भी ऑब्जेक्ट का एक बेसिक प्रॉपर्टी होता है। जैसे कि मास, हम लोग जानते हैं कि मास बॉडी का एक बेसिक प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से एक मास, एक मटेरियल ऑब्जेक्ट दूसरे मटेरियल ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर सकता है ड्यू टू मास। हम लोग क्लास 11 में से पढ़ चुके हैं। अब क्लास 12 में हम लोग जानेंगे कि अगर एक बॉडी के पास दूसरा प्रॉपर्टी भी है जिसका नाम है चार्ज। एक बॉडी अपने चार्ज की वजह से दूसरे ऑब्जेक्ट जिसके पास चार्ज है उसे अट्रैक्ट कर सकता है ड्यू टू पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, और दूसरे को रिपेल भी कर सकता है। आगे देखते हैं हम लोग चार्ज कितनी तरह का होता है। तो काइंड्स ऑफ चार्ज में पॉजिटिव चार्ज होता है जो कि प्रोटॉन कैरी करता है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है। दूसरा है नेगेटिव चार्ज जो कि इलेक्ट्रॉन कैरी करता है, जो कि ऑर्बिट में घूमता रहता है। इलेक्ट्रॉन में कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री भी होते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बॉन्डेड होते हैं, मतलब टाइटली बॉन्ड होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग इजिली मूव करा सकते हैं, एक बॉडी एक सरफेस से दूसरे सरफेस में ला सकते हैं। ऐसा करने के लिए हम लोग के पास कई सारे मेथड है। आगे पहले हम लोग ये नोट कर लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना होता है। तो एक प्रोटॉन के पास अगर हम लोग बात करें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बारे में, तो ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन का चार्ज प्लस होता है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस होता है। मास के बारे में बात करें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 9.1 इंटू 10⁻31 kg। क्योंकि हम लोग कुछ प्रॉब्लम करने जाएंगे जहाँ पे हम लोग यूज करेंगे इलेक्ट्रॉन के मास को। ठीक है, तो ये कुछ छोटी सी बातें थी जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम लोग ये देखते हैं कि हम लोगों को अपने आसपास जो भी मटेरियल दिखता है, वो मटेरियल, वो ऑब्जेक्ट के पास मास भी है और चार्ज भी है। चार्ज से मुराद इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों है। लेकिन हमें अभी तक अपने आसपास जो भी चीज़ दिखते हैं, हमें मैक्सिमम चीज़ों में चार्ज, मैक्सिमम क्या 90% चीज़ों में मुझे हम लोगों को चार्ज दिखता ही नहीं। जैसे कि अगर मान लेते ये बोर्ड, आयरन, कुछ भी जो आप लोग अपने आसपास देख रहे हो, इन सारी चीज़ों में अगर आप टच करो तो क्या आपको शॉक लगता है, झटका लगता है? नहीं। तो इसका मतलब उसमें चार्ज नहीं है। अब ये कैसे कह सकते हैं कि उसमें चार्ज, अगर वो मटेरियल का बेसिक प्रॉपर्टी, जैसे कि मैंने कहा कि चार्ज मटेरियल का बेसिक प्रॉपर्टी है, मतलब उसके पास होता है। और ये चार्ज कैरी कौन करता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। और चूंकि उसमें इलेक्ट्रॉन, किसी मटेरियल को अगर हम लोग देखें तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी होता है और प्रोटॉन भी होता है। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अगर है तो उसके पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज भी, लेकिन हमें तो चार्ज दिखता नहीं है। ये इसलिए होता है क्योंकि किसी मटेरियल ऑब्जेक्ट में जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, उसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज का जो क्वांटिटी होता है वो इक्वल होता है। जिसकी वजह से क्या होता है, वो अपने इफेक्ट को कैंसिल कर लेता है। पॉजिटिव का जो इफेक्ट बनने वाला है और नेगेटिव का जो इफेक्ट बनने वाला है, उसकी वजह से वो इफेक्ट कैंसिल हो जाता है। इसलिए हमें उस बॉडी से किसी भी तरह का इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता। लेकिन अगर हम किसी तरीके से एक बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बना दे या फिर नेगेटिवली चार्ज बॉडी बना दे, तो फिर हमें उसका इफेक्ट दिख सकता है, उसके इफेक्ट को हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए हम लोग के पास तीन मेथड है। एक है फ्रिक्शन या रबिंग, दूसरा है कंडक्शन, तीसरा है इंडक्शन। तो इन तीनों मेथड को हम लोग बारी बारी करके देखते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से इन सारे मेथड का यूज करके हम लोग एक न्यूट्रल बॉडी को चार्ज बॉडी में चेंज कर सकते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। पहला मेथड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन या फिर रबिंग। जब भी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ हम लोग रब करते हैं, पहला ऑब्जेक्ट भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दूसरा ऑब्जेक्ट भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जब हम इन दोनों को आपस में रब करते हैं तो फिर क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट से कि दोनों में से किसी एक से कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन निकल, उस सरफेस से निकल करके दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो जाते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि किसी एक में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और किसी में एक में दूसरे में इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बढ़ जाती है। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, तो जिससे इलेक्ट्रॉन में कमी, जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकल गया
या जिस ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन कम हो गया वो ऑब्जेक्ट क्या हो गया जाता है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन जाता है, और जिस ऑब्जेक्ट में जिस मटेरियल में इलेक्ट्रॉन चला गया वो ऑब्जेक्ट नेगेटिव चार्ज बॉडी बन जाता है। ये कैसे होता है, पूरे प्रोसेस को हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसका नाम रख लेते हैं ए। ये दूसरा ऑब्जेक्ट है जो ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसका नाम रख लेते हैं हम लोग बी। अब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल से मुराद क्या, मतलब क्या हो रहा है कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव की जो क्वांटिटी है नंबर्स है वो इक्वल है, प्लस चार्ज माइनस चार्ज प्लस चार्ज माइनस चार्ज, मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल क्वांटिटी में है। ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस। ठीक है, ये दोनों बराबर है। इसी तरीके से इस ऑब्जेक्ट में प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, और ये दोनों क्वांटिटी जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों, इसकी वजह से क्या हुआ कि ये भी न्यूट्रल है और वो भी न्यूट्रल है, दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अभी क्या होगा जब हम लोग दोनों को रब करेंगे, चलो रब करते हैं। ये ऑब्जेक्ट को ए को ऊपर रख देते हैं और बी को उसके नीचे रख देते हैं। जब हम लोग इसको रब कराएंगे, ऐसे आगे पीछे करेंगे, तो फिर क्या होगा कि एक ऑब्जेक्ट के सरफेस से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे दूसरे ऑब्जेक्ट में। तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि बी से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है निकल करके ए में चले गए, जिसकी वजह से क्या होगा कि बी में नेगेटिव चार्ज का क्वांटिटी घट जाएगा और ए में नेगेटिव चार्ज का क्वांटिटी बढ़ जाएगा। इसे हम लोग इस डायग्राम में देखते हैं। सपोज कर लेते हैं कि ये जो ए था और ये बी था, ठीक है। तो यहाँ से जो पॉजिटिव नेगेटिव की क्वांटिटी थी दोनों तो बराबर थी रब करने से पहले, लेकिन जब हम लोगों ने रब किया तो फिर क्या हो गया, मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके यहाँ चला गया। क्योंकि ये पार्ट बेसिकली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये जो प्लस माइनस दिखाया जा रहा है दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके बैठा हुआ है, दोनों का इफेक्ट जीरो है। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होगा तो हम क्या कह सकते हैं कि जो कि पहले इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था वो बन गया यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज, क्योंकि पहले तो न्यूट्रल था। तो पहले हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सिंपल ए इस तरीके से दिखा सकते हैं कि ए पहले ऐसे था, कोई चार्ज नहीं था उसके पास। लेकिन रब करने के बाद बी से एक इलेक्ट्रॉन चला गया ए में, तो ये ए क्या बन गया, एक नेगेटिव। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन फिर बी से निकला ये इलेक्ट्रॉन और वो भी चला गया यहाँ पर, तो बी भी क्या हो गया, और ए बी से एक इलेक्ट्रॉन और घट गया, ए में एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया। फिर यहाँ से ये भी इलेक्ट्रॉन चला गया, फिर ये भी इलेक्ट्रॉन चला गया, फिर ये भी इलेक्ट्रॉन चला गया। इस तरीके से ये सारे इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से बी को छोड़ करके चले जाते हैं तो फिर बी के पास बच क्या जाता है, पॉजिटिव चार्ज, और ए के पास बढ़ क्या जाता है, नेगेटिव चार्ज। इस तरीके से ए और बी दोनों चार्ज बॉडी में चेंज होते हैं। अच्छा, इस दौरान होता क्या है कि क्या ए और बी के मास में कुछ चेंजेस हुआ, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है। अगर मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन भी गया, किससे, बी से ए में अगर एक इलेक्ट्रॉन भी गया, तो चूंकि कुछ ना कुछ तो मास होता है इलेक्ट्रॉन का ना, तो वो मास तो बी का घट गया और वो मास ए में बढ़ गया। तो इस तरीके से फ्रिक्शन की वजह से जो चार्ज प्रोड्यूस किया था बॉडी में, उस दौरान मास में भी चेंजेस आता है। बिना मास के चेंज का बॉडी चार्ज बॉडी बनाना मुश्किल है। क्यों, फ्रिक्शन के केस में, क्योंकि यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो जाहिर बात है कुछ मास भी चला गया उसका, इसलिए फ्रिक्शन के केस में अगर बॉडी चार्ज बॉडी बन रहा है तो उसकी वजह से मास में भी चेंजेस आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, दूसरे प्रोसेस चलते हैं। दूसरा मेथड है चार्जिंग बाय कंडक्शन। इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में होता यह है कि हम लोग दो कंडक्टर बॉडी लेते हैं, जिसमें से एक बॉडी चार्ज बॉडी है और दूसरा बॉडी जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। दो कंडक्टर, एक में चार्ज है और दूसरा न्यूट्रल है। जब दोनों को एक दूसरे से टच कराते हैं तो क्या होता है कि चार्ज बॉडी से कुछ चार्ज अनचार्ज बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। अब क्या हमेशा चार्ज बॉडी से ही चार्ज अनचार्ज बॉडी में ट्रांसफर होगा या कुछ और भी मेथड होता है? क्या ऐसा हो सकता है कि अनचार्ज बॉडी से चार्ज चार्ज बॉडी में ट्रांसफर हुआ? तो ये कुछ कंसेप्ट है जिसमें हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है इस टॉपिक को समझने के लिए, पहले एक बात ध्यान में रखो कि इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो नेगेटिव चार्ज को कैरी करता है और प्रोटॉन जो होता है उसके पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं। प्रोटॉन जो होता है वो एटम के न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो अगर बॉडी में पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट हो रहा है तो उसका मतलब हम लोग ये कहेंगे कि प्रोटॉन का मूवमेंट होता है, लेकिन यहाँ पर तो हकीकत में प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। पॉजिटिव चार्ज अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा रहा है तो हम लोग अगर ऐसा सोचते हैं कि वहाँ प्रोटॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो फिर यहाँ पे एक मिसकंसेप्ट आ रहा है हम लोगों के पास कि प्रोटॉन कैसे करके मूव कर सकता है, जबकि वो तो एटम के न्यूक्लियस के अंदर होता है।
हाँ, अगर बात होती है इलेक्ट्रॉन के बारे में तो लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स फ्री भी होते हैं और वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग ऐसा कभी गलती से भी सोच लेते हैं कि प्रोटॉन मूव कर रहा, तो ये हम लोग की बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। तो इसलिए इस मेथड में हम लोग को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी को इलेक्ट्रॉन बनाता है और एक नेगेटिव चार्ज बॉडी भी इलेक्ट्रॉन बनाता है। तो ये मेथड ऑफ कंडक्शन जो मेथड है, इसमें हम लोगों को अच्छे से समझना है। तो ध्यान रहे पहली बात कि इलेक्ट्रॉन्स ही मूव कर सकता है, प्रोटॉन का मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। देखो अब समझते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। ये एक कंडक्टर ले लेते हैं, एक चार्ज बॉडी कंडक्टर है। इसमें किसी तरीके से मान लो हम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज इसे बना दिया, ठीक। अगर इसमें मैंने पॉजिटिव चार्ज बनाया किसी भी तरीके से, तो इसे कुछ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोगों ने निकाला होगा। इलेक्ट्रॉन को निकाल के कहीं हम लोगों ने भेज दिया, कहीं ट्रांसफर कर दिया, सपोज कर लो। अभी दूसरा एक बॉडी है जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसके पास कोई चार्ज नहीं है अभी, ठीक। तो अब जब इन दोनों को हम लोग एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में लाते हैं इस तरीके से, ठीक, तो हम लोग को देखने को मिलता है यहाँ पे कितने चार्ज है, 3, 7 और ये हो गया 10, 14। जब हम दोनों एक दूसरे को कांटेक्ट में ला देते हैं, दोनों बॉडी को एक दूसरे के साथ टच करा देते हैं, तो हम लोगों को देखने को मिलेगा कि इसमें +7 चार्ज आ जाते हैं। और इस बॉडी में जो कि ये ए नाम देते हैं और इसका बी नाम देते हैं, और इसमें 7 पॉजिटिव चार्ज बन जाते हैं, ठीक। कितना हो, 5, 6, 7। तो ए में भी 7 पॉजिटिव चार्ज और बी में भी 7 पॉजिटिव चार्ज आ गए। अगर हम लोगों से पूछा जाए कि बी में चार्ज कहाँ से आया, तो बेसिकली हम लोगों को जो देखने को मिल रहा है, जो कि एक मिसकंसेप्ट है, लेकिन हम लोग बात कर लेते हैं पहले। हमें क्या लगेगा कि ए से ए में चूंकि 14 पॉजिटिव चार्ज था, जब हमने इन दोनों को टच कराया तो ए से 7 पॉजिटिव चार्ज बी में ट्रांसफर हो गया। लेकिन मैंने पहले कहा है कि कभी भी पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं कर सकता। तो अगर पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं कर सकता तो फिर इस बी में पॉजिटिव चार्ज कैसे आया, इसे समझते हैं। देखो हुआ यूं कि जब हमने इन दोनों को टच कराया, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में लाया, ए को बी के साथ, तो चूंकि ये न्यूट्रल था और इसमें 14 पॉजिटिव चार्ज थे ना, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, ये न्यूट्रल था। तो हुआ यूं कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो एक साथ थे, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ और इसने इस पॉजिटिव को न्यूट्रल कर दिया। तो जैसे यहाँ से चला गया, यहाँ पर क्या हुआ, एक पॉजिटिव चार्ज बन गया। इसी तरह किसी और पॉइंट से यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों थे, क्योंकि ये न्यूट्रल था पहले, तो ये इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ से निकल के इस पॉजिटिव के पास गया और इसे न्यूट्रल कर दिया। तो ये न्यूट्रल हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, और यहाँ से चूंकि नेगेटिव चला गया तो यहाँ पर बचा कौन, एक पॉजिटिव चार्ज। इस तरीके से यहाँ से 7 इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव कर जाते हैं बी से ए की तरफ। तो जैसे ही 7 इलेक्ट्रॉन बी से निकले तो बी कौन सा चार्ज बन गया, पॉजिटिव चार्ज बॉडी, और ए कौन सा चार्ज बॉडी बन गया, क्योंकि ए में 7 पॉजिटिव चार्ज थे, 14, और 7 इलेक्ट्रॉन वहां पर आए तो उसने 7 पॉजिटिव को न्यूट्रल कर दिया, इसलिए ए भी पॉजिटिव चार्ज बॉडी रहा, लेकिन उसमें 7 पॉजिटिव चार्ज घट गया और बी में 7 पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। तो यहाँ अगर हम लोग गौर करेंगे तो हम लोगों को क्या देखने को मिला कि ये जो बी को पॉजिटिव चार्ज बॉडी बनाया गया, इसके बनाने के पीछे कौन जिम्मेदार है, क्या प्रोटॉन? तो जवाब है नहीं, इसे पॉजिटिव चार्ज, बी को पॉजिटिव चार्ज बनाने वाला भी इलेक्ट्रॉन ही है। अब हम लोग तीसरे मेथड की तरफ चलते हैं, दैट इज व्हाट, इंडक्शन। यहाँ पे एक बात कहने को रह गया कि जब ये मेथड हुआ, ये प्रोसेस हुआ, तो चूंकि बी से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ए में गया, ये पहले न्यूट्रल था बी, और ये क्या था, पॉजिटिव चार्ज बॉडी, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है कंपेयरिंग टू दिस, बी में इलेक्ट्रॉन का क्वांटिटी ज़्यादा है ए के कंपेयर में, तो बी से इलेक्ट्रॉन किस में गया, ए में। तो अगर तुमसे पूछा जाए ऐसा बनने के बाद किसका मास कम हुआ, तो जवाब क्या होगा, बी का मास घट गया। किसका मास बढ़ गया, तो जवाब होगा ए का मास बढ़ गया, क्योंकि बी से इलेक्ट्रॉन ए में गया। अब एक और फॉर्मूला है, वो मैं थोड़ा नोट कर लो, क्योंकि हम लोग को प्रॉब्लम करते हो उसका यूज करना पड़ता है। तो देखो यहाँ पर अगर 2 चार्ज बॉडी लेते हैं हम लोग, ये वाला, इसके पास चार्ज है Q1 और इसके पास चार्ज है Q2। जब एक दूसरे को कांटेक्ट करा देते हैं, इन दोनों एक दूसरे से टच करा देते हैं, तो मान लेते हैं दोनों में चार्ज इक्वल हो गए, Q डैश और Q डैश। हमेशा यही होगा, जब भी एक अनचार्ज बॉडी कंडक्टर को एक चार्ज कंडक्टर के साथ टच कराएंगे तो दोनों में चार्ज का क्वांटिटी जो होगा वो इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये Q1 था और इसके पास चार्ज Q2 था, जब दोनों को एक दूसरे के साथ कांटेक्ट कराया गया तो दोनों में नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल हो गया। अब ये Q डैश जो चार्ज है किसके बराबर होता है, ये होता है Q1 प्लस Q2 बाई 2, ठीक।
इसमें देख लेते हैं हम लोग। जैसे इसके पास इनिशियली Q1 कितना था 14 और Q2 कितना था 0। जब हम इन दोनों को टच कराएंगे तो 14 प्लस 0 इज अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला बाई 2 Q डैश। तो Q डैश कितना हो जाएगा 7। और हम लोगों ने देखा था कि A में भी 7 पॉजिटिव चार्ज रह गया था और B में भी 7 पॉजिटिव चार्ज रह गया था। ओके चलो अब आगे देखते हैं, इसी के ऊपर एक और कंसेप्ट देख लेते हैं, एक और डायग्राम चार्ज के ऊपर देख लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं एक बॉडी है, इसके पास है 12Q और ये दूसरा बॉडी है B, ये B है और ये A है, इसके पास है +6Q। जो हम दोनों को एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में लाएंगे E और B को, तो फिर क्या होगा, ऑब्वियसली चार्ज अनइक्वल है दोनों में, तो दोनों में चार्ज का क्या होगा, ट्रांसफर होगा। किससे चार्ज किस में जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो हम लोग ये देखेंगे, अगर ये पूछा जाए कि A से इलेक्ट्रॉन B में जाएगा या B से इलेक्ट्रॉन A में आएगा, तो हम लोग ये देखेंगे किसके पास कम, किसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ऑब्वियसली A के पास +12 चार्ज है, इसका मतलब A से 12 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया गया, और B के पास +6 चार्ज है, तो इसका मतलब B से 6 इलेक्ट्रॉन को निकाला गया। तो इलेक्ट्रॉन की कमी किसके पास है, तो जवाब होगा A के पास इलेक्ट्रॉन की ज्यादा कमी है कंपेयरिंग टू B। तो मतलब अब दोनों को जब हम लोग कांटेक्ट में लाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो B से A की तरफ ट्रांसफर होगा। तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि दोनों में चार्ज का क्वांटिटी जो है बराबर हो जाएगा और वो चार्ज Q डैश बन जाएगा। Q डैश का वैल्यू कितना होगा, हम लोग के पास फॉर्मूला +12 + 6/2 18/2 मतलब 9। तो इसमें भी 9 कूलम चार्ज हो जाएगा और इसमें +9 हो जाएगा। ठीक है, एक और देख लेते हैं हम लोग। मान लो ये एक बॉडी है जिसके पास है +14 कूलम और इसके पास चार्ज है -10 कूलम। ठीक, कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। जब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, दूसरे के साथ कांटेक्ट में लाएंगे, तो फिर क्या होगा कि एक बॉडी से चार्ज ट्रांसफर होकर के दूसरे बॉडी में जाएगा। तो किससे, A से चार्ज B में जाएगा या B से चार्ज A में जाएगा, किससे चार्ज किस में जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि चार्ज मतलब मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी ज्यादा है, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी जिस मटेरियल के पास है उसमें इलेक्ट्रॉन आएगा, और जिस मटेरियल के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उस इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो अगर हम लोग गौर करें तो इन दोनों में B के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और A के पास इलेक्ट्रॉन कम है, तो ऑब्वियसली जब दोनों को कांटेक्ट कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, और मूवमेंट होने के बाद दोनों में नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ चार्ज इक्वल हो जाएगा। तो मान लेते वो चार्ज Q डैश हो गया दोनों में। अब Q डैश का वैल्यू कितना होगा, तो +14 + -10/2 मतलब 4/2 मतलब 2 कूलम। तो इसमें भी 2 कूलम पॉजिटिव हो जाएगा, इसमें +2। क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों नेगेटिव चार्ज बॉडी बन जाए? हाँ बिल्कुल हो सकता है। एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं। इसी को हम लोग मान लेते हैं कि अगर ये -10 20 हो जाए तो फिर क्या होगा, ये +2 हटा दो, ये -20 कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, -6/2 मतलब -3। तो दोनों में -3 चार्ज हो जाएगा। तो इस तरीके से ये मेथड जो था कंडक्शन, ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और यहाँ पर फिर मास का क्या हो रहा है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी मास में कमी आएगी और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा उसका मास बढ़ जाएगा। चलो अब बात करते हैं मेथड चार्जिंग बाय इंडक्शन के बारे में। चार्जिंग बाय इंडक्शन ये एक मेथड है जहाँ पे अभी तक हम लोगों ने जो दो मेथड के बारे में बात किया, एक बाय फ्रिक्शन रबिंग और दूसरा बाय कंडक्शन, दोनों में हम लोगों ने देखा कि दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे में कांटेक्ट में आते हैं। पहले वाले केस में तो कांटेक्ट में लाने के बाद हम लोगों को रब भी करना पड़ा, और वो इंसुलेटर के केस में हम लोग देखते हैं फ्रिक्शन का बहुत सारा एग्जाम्पल भी है। आप लोग जानते हो कि जब कंघी को बालों में रब करके पेपर के टुकड़े के पास स्केल वगैरह को लाते हैं तो वो अट्रैक्ट कर लेता है उसे, इस तरह का फिनोमिना। यहाँ पर उस केस में क्या हुआ था, मास का ट्रांसफर हुआ था। कंडक्शन में हम लोगों ने देखा जब एक चार्ज कंडक्टर को अनचार्ज के पास लाते हैं या पॉजिटिव नेगेटिव को एक साथ टच करा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, तो फिर वहाँ भी मास का चेंजेस हो रहा है। इंडक्शन मेथड में हम लोग टच नहीं कराते, एक बॉडी को दूसरी बॉडी के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं लाते। बिना टच कराए बिना कॉन्टैक्ट में लाए हम लोग ये काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक ऐसे कंसेप्ट के बारे में बात हो रहा है कि एक बॉडी को चार्ज बॉडी बनाया जाएगा लेकिन बिना टच किए, दैट प्रोसेस मेथड इज कॉल्ड इंडक्शन मेथड। तो ये थोड़ा सा मतलब मैजिकली बात भी लगता है, लेकिन हकीकत में क्या होता है इसे हम लोग देखते हैं। पूरा प्रोसेस जो हम लोग देखेंगे, पूरी बात को जब समझेंगे तो फिर हम लोगों को समझ में आएगा कि नहीं ये कोई मैजिक नहीं है बल्कि ये फिजिक्स है।
और फिजिक्स हर उस चीज़ को एक्सप्लेन कर देता है जो हम लोगों को मैजिक लगता है। तो चलो देखते हैं कि यहाँ पर फ्रिक्शन बाय इंडक्शन, सॉरी चार्जिंग बाय इंडक्शन कैसे हो रहा है। इस मेथड में हम लोग सबसे पहले ये एक मान लेते हैं एक रॉड है जिसके पास पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कुछ भी ले लेते हैं, मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज रॉड है। अब किस तरीके से पॉजिटिव किया गया कि कोई मेथड यूज किया होगा जिसके से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया और इसे पॉजिटिव चार्ज बॉडी इसको पॉजिटिव चार्ज रॉड बना दिया। अब इस एक और ऑब्जेक्ट लाते हैं जो कि न्यूट्रल इलेक्ट्रिकली, मान लो ये वाला, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसको हम लोग एक इंसुलेटर स्टैंड से लगा देते ताकि हम लोग इसे पकड़ सके। इंसुलेटर ना भी लगाओ, छोड़ो, हटाओ। चलो अभी मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिकली ये न्यूट्रल है, दोनों के बीच में काफी दूरी है। अब क्या हो रहा है कि हम लोगों को ये देखने को मिल रहा है ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव न्यूट्रल। ये पहला पिक्चर, ये पहला डायग्राम। दूसरे डायग्राम में देखो कि इन दोनों को आपस के बहुत करीब कर देते हैं। ये वही रॉड है जो यहाँ पर है, वही रॉड यहाँ पर मैं बना रहा हूँ। ये पॉजिटिव रॉड और फिर इसके सामने हम लोगों ने कर दिया ये न्यूट्रल रॉड, न्यूट्रल स्फीयर को, जिसके पास चार्ज और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑफ क्वांटिटी बराबर था, उसको उसके सामने कर दिया। देखो हम लोग जानते हैं कि जो बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास चार्ज नहीं होता, चार्ज होता है, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव के चार्ज का जो इफेक्ट होता है वो जीरो हो जाता है। देखो एक्चुअल में चार्ज का प्रेजेंस उसके इफेक्ट से समझ में आता है। अगर तुम बोलोगे कि पॉजिटिव चार्ज बॉडी है सर, मुझे पॉजिटिव दिख रहा है, तो बेवकूफ़ी वाली बात कह रहे हो ना कि एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी तुम्हें दिख रहा है। एक ऑब्जेक्ट के पास अगर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, तुम्हें दिखता थोड़ी है। हाँ, उसका इफेक्ट तुम्हें फील होगा कि हाँ वो पॉजिटिव चार्ज बॉडी है तो इस तरह का इफेक्ट दिखा रहा है, नेगेटिव है तो इस तरह का इफेक्ट दिखा रहा है। वो दिख रहा है, ये तो गलत, कभी दिखेगा तो नहीं हम लोगों को। अब देखो यहाँ पर ये जो बॉडी है स्फीयर, ये तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, लेकिन इसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। अब दोनों का जो इफेक्ट है जो हम फील करते हैं, अगर उसके पॉजिटिव रहता तो पॉजिटिव का इफेक्ट फील करते और अगर नेगेटिव होता तो नेगेटिव का इफेक्ट फील करते। लेकिन चूंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इक्वल है, इसलिए दोनों का इफेक्ट कैंसिल हो जा रहा है, इसलिए हमें किसी तरह का इफेक्ट फील नहीं हो रहा। इसका मतलब इफेक्ट फील नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि चार्ज नहीं है, चार्ज है, लेकिन वो दोनों चार्ज का इफेक्ट कैंसिल हो रहा है। जैसे हम इसको इससे करीब ला देते हैं तो फिर क्या होता है, देखो ये जो न्यूट्रल बॉडी है इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ कि इसमें नेगेटिव पॉजिटिव, जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव, ठीक, ऐसे करके मैं बना लेता हूँ। और भी बीच में ले सकते हैं, इतना काफी है। जैसे हम लोग इसे करीब करते हैं तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज बॉडी जो है एक पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है और पॉजिटिव को रिपेल करता है। रिपल्सन तो होता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ड्यू टू रिपल्सन एक पॉजिटिव चार्ज मूव करके चला जाएगा। इसका मतलब तुम समझ रहे हो, न्यूक्लियस जा रहा है, न्यूक्लियस मतलब एक एटम के अंदर से न्यूक्लियस निकल के कहीं चला जा रहा है। तो ऐसा तो होता नहीं कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो मूव, देखो रिपल्सिव फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उस फोर्स की वजह से वो चला जाए कहीं, इसमें थोड़ा सा हम लोग को क्लियर करना है, कंसेप्ट को समझना है। ये बॉडी को देखो, इस बॉडी के पास जो चार्ज है अभी वो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में इक्वल है। जब रॉड को उसके सामने लाया गया तो क्या हुआ कि ये पॉजिटिव चार्ज रॉड जो है, ये पॉजिटिव चार्ज ये सारे नेगेटिव को अट्रैक्ट करने लगेगा अपनी तरफ और पॉजिटिव को रिपेल करने लगेगा। ड्यू टू रिपल्सन, ड्यू टू अट्रैक्शन नेगेटिव चार्ज तो सामने चला आएगा, लेकिन ड्यू टू रिपल्सन पॉजिटिव चार्ज क्या अब दूर जाएगा? तो जवाब नहीं। पॉजिटिव चार्ज तो रिपल्सिव फोर्स फील तो जरूर करेगा लेकिन वो दूर नहीं जाएगा। तो फिर क्या होगा यूं कि ये जो पॉजिटिव नेगेटिव ये जो पोर्शन था इतना, देखो इसको दो टुकड़े में बांट देता हूं मैं। ये जो पार्ट था यहाँ पर ये वाला, ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, ठीक है ना, पॉजिटिव नेगेटिव बराबर। लेकिन जब ये रॉड को सामने ला दिया जाएगा तो ये जो पोर्शन दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ से सारा नेगेटिव चार्ज जो है वो सारा शिफ्ट कर जाएगा रॉड के सामने वाले पोर्शन में। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव जो था ये नेगेटिव चला आएगा यहाँ पर, तो एक नेगेटिव यहाँ हो गया, फिर नेगेटिव पॉजिटिव में से ये नेगेटिव फिर यहाँ चला आएगा। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि सारा नेगेटिव यहाँ आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, यहाँ से। और जब ये सारा नेगेटिव यहाँ से यहाँ चला आएगा तो यहाँ पर इस पोर्शन में बच क्या जाएगा, क्या रह जाएगा, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। तो इस तरीके से पॉजिटिव दूर नहीं जाता, बल्कि दूर वाले पोर्शन से, जो पोर्शन दूर है पॉजिटिव रॉड से, वो वहां से सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है सामने चले आते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, मूव कर सकता है। अभी भी ये जो मेथड हुआ नंबर 2 वाले फिगर में, अभी भी ये इलेक्ट्रिकली जो है वो न्यूट्रल ही है, ठीक है, नंबर ऑफ पॉजिटिव और नंबर ऑफ नेगेटिव में कोई चेंजेस नहीं हुआ। अब क्या करते हैं, हम इसे अर्थिंग कर देते हैं, अर्थ के साथ इसे कनेक्ट कर देते हैं।
जैसे हम लोग अर्थिंग करते हैं तो हम लोग को तीसरा डायग्राम देखने को यू मिलता है, यहाँ बना लेते हैं कि पॉजिटिव रॉड है, ठीक, और ये जो स्फीयर था हम लोग को देखने को मिलता है कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज तो जैसे था वैसे ही है, लेकिन इसका जो आधा पॉजिटिव चार्ज था ये पोर्शन में वो डिसअपियर हो गया, वो पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज जो है गायब हो गया। अब अगर मैं पूछूं कि बताओ कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ गया, तो देखने से तो यही समझ में आता है कि सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला गया। अर्थिंग किया मैंने, अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया, तो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला गया, अर्थ में। लेकिन मैंने बार बार कहा है कि पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं कर सकता, तो फिर ये पॉजिटिव चार्ज गायब कैसे हो गया, कहाँ चला गया? तो इसका जवाब ये है कि अर्थ के साथ जब हम लोगों ने उस स्फीयर को कनेक्ट किया तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अर्थ से उस स्फीयर में चले आए, और जितने सारे पॉजिटिव चार्ज इस पोर्शन में थे उन सबको यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो आया वो सारे इलेक्ट्रॉन्स ने ये सारे पॉजिटिव को न्यूट्रल कर दिया, तो इसकी वजह से ये पोर्शन क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। अब हम अर्थिंग का वायर को ब्रेक कर देते हैं। अब फोर्थ नंबर में जो डायग्राम हम लोग को दिखेगा वो कुछ ऐसे दिखेगा, और ये स्फीयर जो है वो ऐसे हो जाएगा, ठीक है, यहाँ हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, फिफ्थ वाले 5वें नंबर डायग्राम में इस रॉड को हटा देते हैं। जैसे ही हम लोग रॉड को हटाएंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि ये सारा नेगेटिव स्फीयर में पूरे की तरह फैल गया। क्यों फैला, पहले क्यों नहीं फैला? तो जवाब इसका ये है कि जब ये इस केस में इसको हटाने के बाद भी ये पॉजिटिव रॉड चूंकि नेगेटिव के सामने था तो अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से उसने उसे पकड़ के रखा था, लेकिन जैसे हम लोग रॉड को हटा देते हैं तो फिर क्या होता है, आपस में रिपल्सिव फोर्स की वजह से ये नेगेटिव चार्ज पूरे स्फीयर में फैल जाता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, इसको और इसको गौर से देखो तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, लेकिन अब ये नेगेटिव चार्ज बॉडी बन गया। तो ये मेथड जो होता है इसमें रॉड का और स्फीयर का किसी तरीके से फिजिकली कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी स्फीयर जो है वो नेगेटिव चार्ज बॉडी में चेंज हो गया। ये जो मेथड होता है इसे हम लोग कहते हैं इंडक्शन। अब सवाल ये होता है कि क्या यहाँ पर रॉड के मास में किसी तरह का चेंजेस आया? तो जवाब है नहीं, रॉड ने अपना ना ही रॉड ने कुछ इलेक्ट्रॉन को गेन किया ना ही कोई इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। स्फीयर के बारे में अगर पूछा जाए क्या स्फीयर का मास कुछ घटेगा या बढ़ेगा, तो जवाब होगा हाँ, स्फीयर का मास बढ़ जाएगा, क्योंकि ड्यूरिंग अर्थिंग जब हम लोगों ने अर्थ किया था तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्फीयर में ट्रांसफर हुआ था। तो ये 3 मेथड है जिसके जरिए हम लोग एक बॉडी को, न्यूट्रल बॉडी को एक चार्ज बॉडी में चेंज कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, हम लोग बात करेंगे एक नए कंसेप्ट के बारे में। चार्ज की 3 प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग अब बात करेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, पहला आप लोगों को दिखता होगा कि एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, दूसरे में है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस और तीसरे में है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। ये तीनों प्रॉपर्टी थोड़ी सिंपल सी बातें समझ लेते हैं। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस क्या कहता है कि किसी भी बॉडी में या किसी भी सिस्टम में जो टोटल चार्ज होगा उसे हम लोग सिंपल अलजेब्रिक मेथड से ऐड करके निकाल सकते हैं। मान लेते एक बॉडी में +2 -3 +4 चार्ज है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, +2 +4 6 और -3, तो 3 कूलम पॉजिटिव चार्ज हुआ। तो यही एडिटिविटी ऑफ चार्ज कहता है कि मान लेते एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है, इसमें +3 कूलम चार्ज, -2 कूलम चार्ज, +7 कूलम चार्ज, ये 3 तरह के चार्ज है। इसे Q1 मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं Q2 है और ये वाला Q3 है। तो टोटल चार्ज इस सिस्टम में, इस बॉडी में जो टोटल चार्ज है वो टोटल चार्ज है कितना? तो जवाब Q इक्वल टू टोटल चार्ज अगर मान लेते हैं तो Q1 + Q2 + Q3, तो ये कितना हो गया, 3 + 7 10 -2 8 कूलम पॉजिटिव चार्ज। तो यही हुआ प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में से पहला प्रॉपर्टी, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। दूसरे नंबर पे है हम लोगों का क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम अगर कहें तो इस तरीके से हम लोग ले सकते हैं कि ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम लोग को इशारा कर रहा है जो मेथड ऑफ चार्जिंग हम लोगों ने यूज किया उसकी तरफ, वहां से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। देखो 3 मेथड हम लोगों ने यूज किया था किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज बॉडी बनाने के लिए, किसी बॉडी को चार्ज बॉडी बनाने के लिए। पहला मेथड हम लोगों ने यूज किया था फ्रिक्शन और रबिंग, दूसरा हम लोगों ने यूज किया कंडक्शन, तीसरा हम लोगों ने यूज किया इंडक्शन। तीनों मेथड हम लोगों को देखने को मिला कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से बॉडी पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, और इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से बॉडी जो है वो नेगेटिव चार्ज बॉडी बन जाता है ना, पढ़ चुके हम लोग। क्योंकि प्रोटॉन का तो कोई ट्रांसफर होता नहीं है, पॉजिटिव चार्ज बनाने वाला भी इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज वाला बॉडी बनाने वाला भी इलेक्ट्रॉन। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में ये कंसेप्ट क्या रोल प्ले कर रहा है, देखो अगर मैं फ्रिक्शन के बारे में बात करता हूँ कि फ्रिक्शन और रबिंग के जरिए हम लोगों ने एक बॉडी को पॉजिटिव चार्ज बनाया, तो अगर मैंने उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी बना,
अगर हम लोगों ने उसमें 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो उस बॉडी में 2 पॉजिटिव चार्ज आया। अगर हम लोगों ने उस बॉडी से 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो उसमें 3 पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस तरीके से ये जो चार्ज बनता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं होता है। ठीक है। सेम मेथड अगर मान लो वो किसी ऑब्जेक्ट में हम लोगों ने 1 इलेक्ट्रॉन को डाल दिया तो उसमें क्या हुआ, 1 नेगेटिव चार्ज बन गया। अगर उसमें हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन को डाल देंगे तो 2 नेगेटिव बन जाएगा। अगर 3 को डाल देंगे तो 3 नेगेटिव। इस तरीके से किसी भी बॉडी में जो चार्ज बनता है वो एक्चुअल में इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। 2e 4e 6e प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। कभी भी 2.5e चार्ज किसी बॉडी में नहीं हो सकता। कैसे होगा, क्या 2.5 इलेक्ट्रॉन को हम लोग निकाल सकते हैं या ऐड कर सकते हैं? नहीं, या तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा या तो 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। 2.5 का तो कोई कंसेप्ट नहीं है। वही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि अगर किसी बॉडी में चार्ज क्यू है तो क्यू जो होगा वो इक्वल होगा प्लस माइनस एन ई का। प्लस मतलब अगर मान लो एन का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं, इसे ऐसे मान लेते हैं प्लस 5e और माइनस 5e। एन को हम लोग एन को क्या यूज कर रहे हैं, 5। तो प्लस 5e कब आएगा, जब इससे 5 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, और माइनस 5e कब आएगा, जब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। दिस इज व्हाट कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये चार्ज के प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी है। और आखिरी वाला कंजर्वेशन ऑफ चार्ज सभी जानते हैं। ये क्या कहता है कि चार्ज कभी भी हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ना ही नया चार्ज को दुनिया में नई तरीके से बना सकते। जो चार्ज है उसमें, हाँ, चार्ज का यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर सकते। दिस इज व्हाट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि हम लोग कभी चार्ज को क्रिएट नहीं कर सकते और कभी चार्ज को हम लोग डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं नए कंसेप्ट की तरफ। कूलम्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। देखो, हम लोग जानते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर सकता है। मतलब अगर 2 पॉजिटिव चार्ज सामने है तो एक दूसरे को रिपेल कर सकते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज अगर कुछ दूरी पर है तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये जो फोर्स और ये जो रिपल्सन और अट्रैक्शन हो रहा है तो ऑब्वियसली किसी फोर्स की वजह से होता है। एक पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को फोर्स लगाकर अपने से दूर कर रहा है। तो ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है, सबसे पहले कैलकुलेट करने वाले इंसान थे कूलम्स। इन्होंने फोर्स दो चार्ज के बीच में जो फोर्स पाया जाता है उसे कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला दिया और ये बताया कि ये जो फोर्स है ये किस फैक्टर पर डिपेंड करता है और क्या चेंज करने से ये फोर्स चेंज हो सकता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले कूलम्स ने अपने लॉ में क्या कहा। कूलम्स ने कहा, चलो तो लिख कर समझते हैं। कूलम्स ने कहा कि अगर 2 चार्ज है, एक है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2, दोनों के सेंटर टू सेंटर अगर डिस्टेंस है r, तो कूलम्स ने कहा कि अगर इन दोनों के बीच में फोर्स, चाहे अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्सन हो, अगर इन दोनों के बीच में फोर्स जो है F है, तो वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्ज के प्रोडक्ट का। और दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के स्क्वायर के डिस्टेंस का। स्क्वायर डिस्टेंस के स्क्वायर फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के स्क्वायर का, दो चार्ज के सेंटर टू सेंटर। और उन्होंने ये भी एक इंपॉर्टेंट बात कहा कि ये जो फोर्स लगता है, फोर्स कैसे लगता है। देखो, एक्चुअल में अगर मैं कहूँ कि मैं इस बोर्ड पे फोर्स लगाना चाहता हूँ तो फोर्स हम लोग ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, बहुत तरीके से। मान लो एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, तो क्या ये फोर्स, एक चार्ज ये मान लेते हैं Q1 है और ये चार्ज मान लेते हैं Q2 है। अब क्या ये फोर्स ऐसे उड़ के लग रहा है इसके ऊपर, तो जवाब नहीं। कूलम्स ने कहा कि जो लाइन ज्वाइन कर रहे हैं ना, फोर्स जो है इसी लाइन के अलॉन्ग लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे ध्यान रखना। ठीक है, तो कूलम्स ने क्या कहा कि जो फोर्स होता है दो चार्ज के बीच में, वो दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलता है और दोनों चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली चलता है। अब इसे कंबाइन कर लेते हैं हम लोग। तो कूलम्स के फॉर्मूले के लॉ के हिसाब से इसे फोर्स इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए कूलम्स ने एक कांस्टेंट यूज किया K, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, और इस K को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ठीक, ओके। अभी K जो होता है फॉर फ्री स्पेस, मतलब फ्री स्पेस वैक्यूम ले सकते हैं, फ्री स्पेस, या फिर एयर भी ले सकते हैं। इन दोनों केस में K का जो वैल्यू है, K को लिखते हैं हम लोग 1/4πε0, और ये इसका जो वैल्यू होता है K का, वो होता है 9 × 10⁹ SI सिस्टम में। इसे मैं बाद में लिखता हूँ, पहले इसका यूनिट लिख लेता हूँ। तो K का यूनिट क्या होगा, अगर मैं यहाँ से निकालना चाहता हूँ तो Fr²/Q1 Q2, तो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और ये जो वैल्यू है 9 × 10⁹ ना, ये SI सिस्टम में होता है। दिख रहा है तो ठीक है।
एसआई सिस्टम में वैल्यू कितना होता है, k का 9 इंटू 10⁻9। अब सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, सीजीएस में k का वैल्यू k इक्वल्स टू होता है 1 सीजीएस सिस्टम में। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत कम मिलेगा तुम लोग को जहाँ पे k का वैल्यू 1 यूज किया था सीजीएस सिस्टम के लिए, इसलिए इसे भूल जाने का चांस बहुत होगा। 9 टू 10⁻9 मैक्सिमम प्रॉब्लम में यूज होगा तो ये याद रहेगा, लेकिन k का वैल्यू 1 भी होता है, ये भूल सकते हो, इसलिए इसे याद रखना, ठीक। ओके, अभी हम लोग ये बात कर रहे हैं कि ये जो k है एक 1/4πε0, ठीक है, इसे क्या रेट करते हैं, ε0। मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, यहाँ देखो थोड़ा घूम लेगा। k इक्वल्स टू क्या है, 1/4πε0। ε0 इसे रीड करते हैं हम लोग ε0, ठीक, ये इसका स्पेल करते हैं। और इसे हम लोग कहते हैं परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी, ठीक है, दिख रहा, ऑफ फ्री स्पेस। तो सवाल ये उठता है कि अगर फ्री स्पेस नहीं हुआ तो फिर क्या k का वैल्यू कुछ और यूज होगा, तो ऑब्वियसली k का वैल्यू हम लोग कुछ और यूज करने वाले हैं। फिलहाल ये k किसके लिए 1/4πε0 कब लिखेंगे, जब हम लोग फ्री स्पेस के बारे में बात करेंगे। फॉर अदर मीडियम k का वैल्यू ये ε0 चेंज हो जाएगा, कुछ और लिखेंगे। फिलहाल अभी यही रहते हैं। देखो अब यहाँ पर कि ये k किस पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन, डिपेंड करता है नंबर 1, ये क्या है, फ्री स्पेस या एयर के लिए। मीडियम बोल सकते हैं हम लोग, मीडियम पे डिपेंड कर रहा है k का वैल्यू, क्योंकि अगर हम लोग हवा लेंगे या फ्री स्पेस लेंगे तो k का वैल्यू तो ये यूज करेंगे 9 टू 10⁻9। और जैसा कि मैंने कहा कि अगर हम लोग कुछ और मीडियम ले लेते हैं तो उस वक्त ε0 तो नहीं चलेगा, क्योंकि ε0 तो फ्री स्पेस के लिए। तो मीडियम पे डिपेंड करेगा k, और दूसरा डिपेंड करेगा सिस्टम ऑफ यूनिट के ऊपर, क्योंकि एसआई सिस्टम इसका वैल्यू कितना लेते हैं हम लोग 9 टू 10⁻9, और सीजीएस में इसका वैल्यू कितना ले रहे हैं हम लोग, k का वैल्यू 1। तो दो फैक्टर याद रखना, k किस पे डिपेंड करता है। आगे देखो, अगर तुमसे पूछा जाए कि कूलम्स फोर्स, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि कूलम्स ने एक्सप्लेन किया, कैलकुलेट किया दो चार्ज के बीच में फोर्स को, और फिर साथ ही साथ ये बताया कि ये फोर्स कब चेंज होगा। तो देखो यहाँ पर अगर इस फॉर्मूले में गौर करो, तो अगर हम लोग चार्ज को चेंज करते हैं, Q1 या Q2 में से किसी भी एक को चेंज कर देते हैं, Q1 को चेंज कर लो या फिर Q2 को चेंज कर लो या फिर दोनों को चेंज कर दो, तो क्या फोर्स का वैल्यू चेंज नहीं होगा, ऑब्वियसली। अगर Q1 2 से 4 हो गया और Q2 3 से 6 हो गया तो फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरा है कि अगर डिस्टेंस, अगर हम लोग डिस्टेंस को चेंज करते हैं, दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस को अगर घटा देते हैं या फिर बढ़ा देते हैं, तो ऑब्वियसली फोर्स का वैल्यू चेंज होगा। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि कूलम फोर्स जो है वो दो फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है फिलहाल, अभी और भी है, आगे देखते हैं। एक चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, दूसरा दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। दूसरी बात कि फोर्स की फॉर्मूला ये कांस्टेंट के भी, और ये कांस्टेंट के बदलता है, कब बदलता है, मीडियम के चेंज होने से और सिस्टम ऑफ यूनिट के चेंज होने से। इसका मतलब फोर्स जो है के पे भी डिपेंड कर रहा है। अलग अलग मीडियम जब हम लोग यूज करेंगे तो फोर्स का वैल्यू घट सकता है और बढ़ सकता है, क्योंकि फोर्स की फॉर्मूला के है और के मीडियम के चेंज होने से चेंज हो रहा है, और सिस्टम ऑफ यूनिट के भी चेंज होने से चेंज हो रहा है। तो ये बात थी कूलम्स लॉ के बारे में। अभी हम लोग और एक बात कर लेते हैं इसी में से कि ε0 क्या है और इसका वैल्यू कितना होता है, ठीक है। चलो ε0 के हम लोग देखते हैं कि ε0 परमिटिव एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो है वो एक्चुअल में क्या है। देखो ε0 या ये क्या था, चलो शुरू से लिखते हैं। k इक्वल्स टू क्या लिखा था हम लोगों ने, k का वैल्यू 1/4πε0। तो k के बारे में हम लोग जान चुके हैं। ε0 एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 8.85 इंटू 10⁻12, और इसका यूनिट क्या था, तो k का यूनिट हम लोगों ने लिखा था ना, वैल्यू लिखा था 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इसका जो यूनिट होता है इसी का उल्टा यूनिट यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। अब अगर हम लोग इसे हम समझते हैं कि ε0 एक्चुअल में क्या होता है, पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर दो चार्ज के बीच में फ्री स्पेस नहीं हुआ तो ऑब्वियसली यहाँ पर वहां पर हम लोग ε0 तो यूज नहीं करेंगे। देखो अगर मान लीजिए Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, इन दोनों के बीच में क्या है, फ्री स्पेस, या मान लेते हैं हवा है, एयर है, कुछ भी। तो अब इन दोनों के बीच में फोर्स F होगा, डिस्टेंस ले लो R, तो जो फोर्स F होगा वो होगा 1/4πε0
एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, कूलम्स लॉ ने ये कहा था। लेकिन अगर यहाँ पर दो चार्ज सेम वही दोनों चार्ज लो, Q1 ही लो और Q2 को वैसे ही Q2 लो, डिस्टेंस को भी R रखो दोनों के बीच में, लेकिन यहाँ पर जो मीडियम था उसे रिप्लेस कर दो, फ्री स्पेस हटा करके कोई और मटेरियल यूज कर लो, मान लो पानी ले लो या फिर ग्लास ले लो, कुछ भी ले लो। अब ये मीडियम चेंज हो चुका। अब जब मीडियम चेंज होगा तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स फोर्स भी बदलेगा। अब फोर्स को हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, तो जवाब होगा फोर्स को हम लोग ऐसे लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन m, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर तो वैसे ही रहा। तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाएगा। एप्सिलॉन नॉट की जगह पे हम लोग क्या यूज करेंगे, एप्सिलॉन m। ठीक है, अब ये हम लोग समझते हैं कि ये एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन m करता क्या है। देखो, इसे समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं कि मान लेते हैं कि किसी दो एरिया में या दो विलेज में या दो शहर में, गांव में, किसी जगह पे आपस में झगड़ा हमेशा होता रहता है। उसके बीच में एक जंगल पड़ता है, घना जंगल। अब यहाँ के लोग चाहते हैं कि यहाँ के लोगों पर अटैक करें, इस विलेज के लोग चाह रहे हैं कि इस विलेज के लोग पर अटैक करें। अटैक करने के लिए यहाँ के लोगों को जाना पड़ेगा जंगल से होकर। अब अगर ये जंगल जितना खतरनाक होगा उतना ही चांस ज़्यादा होगा कि यहाँ से कम लोग वहाँ पहुँचेंगे। मान लो यहाँ से 100 लोग निकले कि यहाँ के इस विलेज के ऊपर, इस इलाके के ऊपर हम लोग अटैक करेंगे। अब वो लोग 100 लोग जब जंगल से होके जाएंगे, अगर जंगल बहुत खतरनाक रहा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ रहा जंगल का, ताकतमंद जंगली जानवर वगैरह, तो जो 100 लोग जा रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मर जाएंगे। तो वो डिपेंड कर रहा है कितने लोग मरेंगे और कितने लोग वहाँ पहुँचेंगे, वो डिपेंड कर रहा है कि जंगल कितना घना है और कितना खतरनाक है। तो अगर वो जंगल ज़्यादा खतरनाक हुआ, अगर उस जंगल का स्ट्रेंथ बहुत हुआ, तो फिर क्या होगा कि यहाँ के लोगों, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो विलेज है, यहाँ के जो इलाका है, इन लोगों का जो फोर्स पड़ने वाला उस इलाके पे, वो डिपेंड करेगा जंगल की स्ट्रेंथ के ऊपर। अगर जंगल ज़्यादा स्ट्रेंथ हुआ, ज़्यादा ताकतवर, तो इनका फोर्स ज़्यादा कम कर देगा, और अगर जंगल कम घना हुआ, कम डेंजर हुआ, तो इसका जो फोर्स है वो ज़्यादा पड़ेगा वहाँ पर। तो इस इलाके का फोर्स उस इलाके पे जो पड़ेगा वो डिपेंड करता है कि बीच में जो जंगल है उसका स्ट्रेंथ कितना है। अगर जंगल का स्ट्रेंथ ज़्यादा हुआ तो इन लोगों का फोर्स कम हो जाएगा, और अगर जंगल का स्ट्रेंथ कम हुआ तो इसका फोर्स बढ़ जाएगा। तो इस यहाँ से जो फोर्स पास हो रहा है, वो फोर्स को कम करने वाला कौन, इफेक्ट करने वाला कौन, ये घना जंगल। सेम कंसेप्ट होता है कि जब एक चार्ज से जब फोर्स लगता है दूसरे चार्ज के ऊपर, तो फोर्स जो है मीडियम से होके जाता है। अब वो मीडियम पर डिपेंड करता है कि मीडियम के पास कितना स्ट्रेंथ है उस फोर्स को कम करने का। अगर मीडियम का स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है तो इसका फोर्स कम हो जाता है, और अगर मीडियम का स्ट्रेंथ कम होता है तो इसका फोर्स थोड़ा कम होता है। कम तो करता है लेकिन थोड़ा कम करता है। और अगर मीडियम है ही नहीं, फ्री स्पेस है, तो क्या होगा, ये फोर्स थोड़ा और कम होता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ और कंसेप्ट लगता है कि ऐसा अज्यूम किया जाता है कि फ्री स्पेस में भी कुछ मटेरियल कुछ है। ठीक है, उसके बारे में मैं बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन फ्री स्पेस में फोर्स का वैल्यू कुछ कम होता है। कितना कम होता है, वो एप्सिलॉन नॉट, जो मैंने पहले लिखा था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो कम करता है। तो ये एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन m एक्चुअल में क्या है, परमिटिविटी, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और फ्री स्पेस और परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ये क्या करता है, मीडियम परमिट करता है कि कितना लाइन मेरे अंदर से होकर जाएगा या कितना फोर्स उस चार्ज के ऊपर पड़ेगा। मीडियम का परमिटिविटी जितना ज़्यादा होगा, जितना स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, ये फोर्स उतना कम कर देगा। ठीक है, तो अलग अलग मीडियम के केस में परमिटिविटी क्या होगा, वो अलग अलग होगा। कोई मीडियम क्या होगा, फोर्स को ज़्यादा कम कर सकता है, और कोई मीडियम होगा ऐसा जो फोर्स को थोड़ा कम करेगा। कोई होगा बिल्कुल कम, बिल्कुल बहुत ही कम करेगा, मतलब डिक्रीज बहुत कम करेगा, स्ट्रेंथ को घटाएगा बहुत कम। कुछ होगा कि फोर्स को बहुत ज़्यादा घटा देगा। तो इस तरह का इफेक्ट होता रहता है। तो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, मीडियम के ऊपर। अब हम लोग आते हैं एक नए कंसेप्ट के ऊपर। अभी एप्सिलॉन m को हम लोग और देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग रिप्लेस करेंगे। तो एक और कंसेप्ट आता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसी में हम लोग ना के से दिखाते हैं। तो के का सिंबल दो जगह यूज हुआ है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट के लिए जो कूलम्स लॉ में हम लोगों ने देखा था, और एक के यहाँ पे यूज हो रहा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में मान लो कि ये दो चार्ज है Q1 और Q2, और इन दोनों के बीच में जो मीडियम है वो है फ्री स्पेस, या एयर भी ले सकते हैं। तो पर ठीक है, तो इन दोनों की जो फोर्स होगा F नॉट से दिखाते हैं। फिर वही दो चार्ज ले लो Q1, और यहाँ से यहाँ तक दूसरा चार्ज ले लो Q2। अब इनकी दोनों के बीच में फ्री स्पेस नहीं, एयर नहीं है, बल्कि कोई मीडियम है। तो इन दोनों की जो फोर्स है वो Fm से दिखा देते हैं। अब
डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज व्हाट? डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है एक रेशियो का नाम है। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन फ्री स्पेस, ठीक है, टू द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन अ मीडियम। कोई दिक्कत? सिंपल सा कंसेप्ट डिफिनेशन है। फ्री स्पेस में दो चार्ज के बीच जो फोर्स होगा वो फोर्स का वैल्यू ऊपर रख देना, और वही दो चार्ज सेम डिस्टेंस पे दो मीडियम, किसी मीडियम में रख दो, उस वक्त दो चार्ज के बीच जो फोर्स होगा वो एफ उसको नीचे रख देंगे, कैलकुलेट करेंगे जो वैल्यू आएगा, तो ये डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। अब ये यूनिटलेस होगा बिकॉज द रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी फोर्स। और एक डिफिनेशन बना सकते हैं हम लोग यहाँ से, k इक्वल टू फोर एप्सिलॉन नॉट को, फॉर एफ नॉट को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और इसे क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये पूरा कैंसिल हो गया, 4 पाई भी कैंसिल हो गया, k क्या बन गया एप्सिलॉन m बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसे हम लोग लिख सकते हैं एप्सिलॉन m इक्वल टू k टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम जो होता है वो परमिटिव एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू होता है। अब तुमको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे देगा, ठीक है। देखो अभी क्या करें, अभी इस फॉर्मूला को हम रिप्लेस कर रहे हैं इससे, तो हम एफ को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 1/4 पाई, और एप्सिलॉन एम की जगह में k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, तो k को आगे कर दो, और एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर फ्री स्पेस का फोर्स का नाम रख देते हैं F1, तो फिर ये पूरा वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा F1, और इसका नाम रख देते हैं F मीडियम, तो F मीडियम जो होगा वो क्या हो जाएगा F1 बाई k के बराबर हो जाएगा। और ये हम लोग पहले भी लिख चुके हैं यहाँ पे k इक्वल्स टू F0 बाई Fm। तो ये बात एक कहानी और एक कंसेप्ट जो हम लोगों ने कूलम्स के बारे में समझा। तो यहाँ पे कूलम्स ने बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिया है। एक्चुअल में अगर तुम सोचो ना, तो कूलम्स ने इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो पूरा वर्ल्ड है उसका जो दरवाजा है उसे खोला है, क्योंकि यहीं से अब यहाँ से जो है बहुत सारे कंसेप्ट का खुलासा होगा, बहुत सारे कंसेप्ट खुलने वाले हैं। कूलम्स लॉ के कूलम्स लॉ के पढ़ने के बाद बहुत सारे रिसर्च हुए, बहुत सारी चीज़ें हम लोग को पता चली। तो कूलम्स को हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो दुनिया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो दुनिया है उसका दरवाजा खोलने वाला कौन है, वो कूलम्स है। अब इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग देख लेते हैं कि कूलम्स लॉ का इस्तेमाल करके कुछ सिंपल सा न्यूमेरिकल हम लोग कर लेते हैं, ताकि प्रॉब्लम कंसेप्ट हम लोग को और अच्छे से समझ में आ जाए। एक सिंपल सा प्रॉब्लम दिया गया है कि दो चार्ज है, चार्ज का वैल्यू नहीं दिया, कुछ Q1 Q2 ले लेंगे। दो चार्ज है Q1 Q2, और वो लोग r डिस्टेंस की दूरी पर है, और उन दोनों के बीच में फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या जो भी फोर्स है वो फोर्स है F, अट्रैक्शन रिपल्सन ऐसा कुछ मेंशन किया गया। हाँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r इज F है। दोनों चार्ज के बीच में कितनी दूरी पे दोनों चार्ज है, r डिस्टेंस पर रखा गया है, और दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा, और फोर्स है F। अब बोल रहा है कि कितनी दूरी पे उन लोगों को इतना दूर कर दिया जाए, सेम मीडियम चेंज नहीं करना है, चार्ज भी चेंज नहीं करना, लेकिन डिस्टेंस बढ़ा देना है। तो बोला गया कि डिस्टेंस कितना कर दे कि दोनों के बीच में फोर्स जो हो जाए वो 2F हो जाए। अच्छा, फोर्स क्या बढ़ रहा हो सकता है, डिस्टेंस बढ़े या घटे, वो हम लोग बाद में देखेंगे। क्योंकि हम लोगों ने कूलम्स लॉ को पढ़ा है, तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। अगर फोर्स बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली डिस्टेंस घटेगा। तो डिस्टेंस कितना करना है वो हम लोग से पूछा गया। तो देखो इस प्रॉब्लम को दो पार्ट में कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो कंसेप्ट है उसके ऊपर हम लोग पहले लिख लेते हैं कि F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मीडियम को मान लेते हैं फ्री स्पेस Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब मान लेते हैं कि दोनों, पहले ये डिस्टेंस था इतना, यहाँ से यहाँ तक r था, Q1 यहाँ पर था और Q2 यहाँ पर था। अब सपोज कर लो डिस्टेंस जो दोनों के बीच में हो गया वो d हो गया, थोड़ा कम कर दिए, तो अब ये F1 है और ये नहीं F है, और ये कितना हो गया 2F। जब डिस्टेंस को हम लोग d कर लेते हैं तो मान लेते हैं कि फोर्स हो गया 2F। तो 2F इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम लोग इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, इसे मान लो 1 और इसे मान लो 2, तो अगर 1 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो क्या आएगा वो F, तो ये 1/2 हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या आएगा 1/r स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा 1/d स्क्वायर, मतलब 1/2 जो होगा वो d/r का स्क्वायर, मतलब 1/√2 d/r। तो d कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा r/√2। जो डिस्टेंस था उसको √2 से डिवाइड कर दो, जो डिस्टेंस आएगा उसी डिस्टेंस पे दोनों चार्ज के बीच में फोर्स होगा, वो फोर्स डबल हो जाएगा। तो बच्चों हम लोगों ने आज चार्ज के बारे में समझा।
चार्ज कैसे बनाया, मतलब और मेथड ऑफ चार्जिंग को हम लोगों ने समझा, फ्रिक्शन, इंडक्शन, कंडक्शन, फिर हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ को पढ़ा। अभी कूलम्ब्स लॉ के ऊपर हम लोग और भी प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, लेकिन उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स के कंसेप्ट को देखेंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम को समझेंगे। मतलब अगला वीडियो हम लोग पूरा का पूरा कूलम्ब्स लॉ के न्यूमेरिकल के ऊपर ही बनाने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।